अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 दैट इज़ टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। इस चैप्टर में सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन फ़ोर्स के अबाउट गिवन है, जो कि इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने क्लियर कर लिया था कि फ़ोर्स एक एजेंट है जो कि या तो पुश करेगी या बॉडी को पुल करेगी। सो इट्स एन एजेंट, ओके। और फोर्स जो होती है उसका फार्मूला है F=ma। m इज़ मास एंड a इज़ एक्सेलरेशन। इस हिसाब से अगर हम इसका यूनिट ड्राइव करें तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ओवरऑल इसका यूनिट बना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू न्यूटन। तो ऐसा यूनिट जो है एक्चुअली वो न्यूटन है फोर्स का। अब यहाँ पर दो टाइप्स फोर्सेस की गिवन है, लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इन पर जाने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि पैरेलल फोर्सेस हम किसको कहते हैं। देखें, पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं उन फोर्सेस को कहते हैं जो एक ही मैग्नीट्यूड की हों। जैसे लेट्स सपोज कि ये एक कोई रॉड है, ठीक है, भारी सी रॉड है, इसको आपने यहाँ से फोर्स लगाई 5 न्यूटन की और यहाँ से किसी और ने फोर्स लगाई वो भी 5 न्यूटन की थी। अब आप जो फोर्सेस लगा रहे हो 5 न्यूटन की, ये फोर्सेस कहलाएंगे पैरेलल फोर्सेस क्योंकि वो एक ही मैग्नीट्यूड की हैं। अच्छा, डायरेक्शन का जो है सेम होना पैरेलल फोर्सेस के लिए लाजमी नहीं है। अगर डायरेक्शन एक ही है, देखिए इसमें एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है, तो इसे हम कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस, द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो उन्हें हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएं, द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उन्हें हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। यानी इसी रॉड को कोई यहाँ से फोर्स लगाए 5 न्यूटन की, अब ये फोर्सेस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तो इसे हम कहेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब देखिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में लाजमी नहीं है एक ही पॉइंट पर लगे, एक ही लाइन में लगे। एक यहाँ से फोर्स लग रही है तो दूसरी अगर यहाँ से लगे 5 न्यूटन की, यहाँ से ना लगे, तो भी ये किस में आ रही है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में। पहले जो लग रही थी यहाँ से, इससे क्या होता कि बॉडी जो है वो मूव ही ना करती क्योंकि दोनों साइड से एक जितनी फोर्स लग रही है। लेकिन अब जो यहाँ से फोर्स लग रही है, इससे क्या होगा, बॉडी मूव कर सकती है क्योंकि वो एक डायरेक्शन में नहीं लग रही। ओके, सो अब फोर्सेस की एडिशन का टॉपिक है। एडिशन ऑफ फोर्सेस जो है वो दो तरीक़ों से हो सकती है, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हेड टू टेल रूल आता है। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, पहले हम स्केल से इनको मेजर करते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि ये जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड गिवन है 4 न्यूटन और जो बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो हम ऐड कैसे करेंगे, इनकी लेंथ भी आपको गिवन होती है, आपको स्केल से मेजर करके फिर वेक्टर्स को रखना पड़ेगा। हम ऐसा ही कर रहे हैं। अब इनको ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि जो पहला वेक्टर है ना, उसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल अटैच करो। अब देखो, दूसरा वेक्टर जिस डायरेक्शन में आ रहा है ना, उसी डायरेक्शन में रखेंगे। यूँ जा रहा है दूसरा वेक्टर, ठीक है। ये लेंथ मैंने इससे थोड़ी बड़ी कर ली है, लेकिन हम स्केल से मेजरमेंट लेते हैं। अब जो रिजल्टेंट बनेगा, बल्कि अगर तीसरा वेक्टर होता ना, अगर तीसरा वेक्टर होता, जैसे लेट सपोज कि तीसरा वेक्टर यूँ जा रहा है सी वेक्टर, तो हम इसको बिल्कुल इसी डायरेक्शन में बनाते, लेकिन दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर की टेल अटैच करते। यानी जो वेक्टर हमें ऐड करना है ना, उसकी टेल पहले वाले वेक्टर के हेड से हमें अटैच करनी होगी और फिर रिजल्टेंट जो होगा ना, वो पहले वाले वेक्टर की टेल से लेकर आखिरी वाले वेक्टर के हेड तक रिजल्टेंट जाएगा। ओके, सो इन दिस वे ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। जो दूसरा तरीका है दैट इज़ एनालिटिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड में हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से पहले आप देखें, अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस पर लग रही है तो उसे हम डायरेक्टली एक्स एक्सिस में ही मेजर कर रहे हैं, ठीक है। कोई फोर्स होती है जो वाई एक्सिस पर लग रही होती है। अब एक ऐसी फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रही है, यानी एंगल बनाकर लग रही है, एक्स एक्सिस के साथ, ग्राउंड के साथ किसी एंगल में ये फोर्स लग रही है। अब क्या होगा, इसका कुछ हिस्सा जो है वो एक्स पे है और कुछ हिस्सा जो है वो वाई एक्सिस पर है। तो हम जो है वो इस वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड करते हैं कि इसका कितना पोर्शन या कितने कंपोनेंट इसके एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो कितने वाई पर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, यानी प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर को स्प्लिट कर देना इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट।
दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, उसमें एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट में एक आ जाता है एफ एक्स और दूसरा आ जाता है एफ वाई, और जो ये ओवरऑल रिजल्टेंट होगा इट विल बी द सम ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई कंपोनेंट। जैसे इसमें जो फोर्स है दैट इज़ द सम ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई। अगर हमें सिंपली कोई एक कंपोनेंट फाइंड करना होगा तो वो अगर एक्स कंपोनेंट है तो हम क्या करेंगे कि रिजल्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा से, जो एंगल आपको गिवन होगी उसका कोसाइन फाइंड करोगे और उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। एफ वाई कंपोनेंट के लिए एफ साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। ओवरऑल अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए आपको एक्स एंड वाई कंपोनेंट देके तो मैग्नीट्यूड के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और एंगल जो है फाइंड करनी हो तो एफ वाई और एफ एक्स के रेशियोज़ का हम tan इनवर्स फाइंड करेंगे। सो ये फार्मूलाज आपको जहन में रखने हैं। इस फार्मूला से रिलेटेड एमसीक्यूज इस तरीके से आते हैं कि दो फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं, रिजल्टेंट फाइंड करें। अब वो जो परपेंडिकुलर फोर्सेस होती है ना, एग्जामिनर यूजुअली ये पेयर देता है कि एक फोर्स 3 न्यूटन की है, दूसरी फोर्स 4 न्यूटन की है। हम इसमें सिंपली इनका स्क्वायर करके ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन सिंपल ट्रिक है कि 3 और 4 जब भी मैग्नीट्यूड होगा आंसर विल बी 5 न्यूटन। आप करके देख लें कि 3 का स्क्वायर कर लिया प्लस 4 का स्क्वायर कर लिया और इनका अंडर रूट फाइंड कर लिया। सो इट विल बी 9 + 16 दैट इज़ 25 एंड अंडर रूट 25 इज इक्वल्स टू 5। इसी तरीके से अगर आपको एग्जामिनर इनका डबल करके दे दे 3 to the 6 4 to the 8, यानी ये दो फोर्सेस देते 6 न्यूटन की और 8 न्यूटन की, तो आंसर इसका डबल आएगा यानी 10 न्यूटन आंसर आएगा। आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूजुअली जो एमसीक्यूज इस मैग्नीट्यूड से रिलेटेड आते हैं उसमें पेयर ऑफ फोर्सेस यही गिवन होती है। अगर इसके अलावा है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं जो पेज नंबर 93 पर है। अब देखिए इस जो है एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक फोर्स है जो कि 300 न्यूटन लग रही है किसी एक्सिस पर, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है 60। अब बताएं कि एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कोस थीटा, कोस थीटा, अब थीटा एंगल को शो कर रहा है दैट इज 60, कोस 60 जो है आप याद रख लो 60 45 30 और 90 इनके एंगल आप याद रख लो कोस और साइन के। तो फोर्स जो है वो 300 न्यूटन है और कोस 60 जो होता है वो बराबर होते हैं 1/2 के यानी हाफ के। तो 300 का हाफ हो जाएगा 150 न्यूटन। तो इसका एक्स कंपोनेंट जो है दैट इज़ 150 न्यूटन। अगर वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो आप इसी फोर्स का साइन थीटा कंपोनेंट फाइंड आउट करोगे, यानी 300 को मल्टीप्लाई करोगे साइन 60 से, साइन 60 इज इक्वल्स टू 0.866, तो आंसर विल बी 259.8 न्यूटन। So this is how we can find fx and fy component. Okay. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टॉर्क। टॉर्क जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। देखें जब भी एक बॉडी को फोर्स लगाते हैं ना तो वो कोई ना कोई मूवमेंट उसमें आती है। जैसे अगर आप इस पर अपवर्ड फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी अपवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड फोर्स लगाओगे डाउनवर्ड आएगी, इस डायरेक्शन में लगाओगे बॉडी इस तरफ जाएगी। अगर आप इसको इस तरीके से थ्रो कर रहे हो कि डायरेक्शन जो है वो कोई ना कोई एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो वो पैराबोलिक मोशन भी कर सकती है। दैट मीन्स कि बॉडी पर जिस तरीके की आप फोर्स लगा रहे हो उस तरीके से उसमें मूवमेंट भी आ रही है। लेकिन जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ और वो टर्न कर जाए, ठीक है, जैसे हम दरवाजे पर फोर्स लगा रहे हैं, वो दरवाज़ा टर्न होके यूँ खुल रहा है लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पर मैं अपनी फिंगर्स पर अगर फोर्स लगा रही हूँ तो इस तरीके से मूव कर रही हैं। तो एक ऐसी फोर्स जिसकी वजह से टर्न हो जाए कोई बॉडी, उस फोर्स को हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है, उस इफ़ेक्ट को कहते हैं हम टॉर्क। तो फोर्स की टर्निंग इफ़ेक्ट को हम क्या कह रहे हैं, टॉर्क। और टॉर्क को शो करते हैं इस साइन से, इसको पढ़ते हैं टाउ। ये जो टाउ है दैट इज़ इक्वल्स टू आर एंड एफ। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, टॉर्क जो है दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। आर इज़ मोमेंट आर्म एंड एफ इज़ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जितना ज़्यादा आप आर बढ़ाओगे यानी मोमेंट आर्म बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपके टॉर्क भी बढ़ेगा। दरवाज़ा जो है ना उसको खोलना आसान होता है अगर उसकी जो है ना वो ज़्यादा चौड़ा है यानी वाइड ज़्यादा है ना, तो इसको खोलना और ज़्यादा आसान होता है। और अगर दरवाज़ा जो है वो बिल्कुल यूँ है
नेरो है। तो अब इसको खोलना थोड़ा मुश्किल होता है, वो इसी वजह से क्योंकि जिस पॉइंट से वो अटैच है ना, वहाँ से जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो, ये डिस्टेंस जो है मोमेंट आर्म जिसको कह रहे हैं, वो अगर कम है ना तो टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगा, यानी टर्निंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस होता है, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है। और अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो थोड़ी फोर्स से टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हम फॉर्मूला से रिलेशनशिप देख सकते हैं। उसके बाद अगर एसआई यूनिट की बात करें तो आर इस मोमेंट आर्म है एक तरह का डिस्टेंस, तो इसका यूनिट मीटर हो जाएगा, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो ओवरऑल टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि अ कार ड्राइवर टाइटन्स द नट ऑफ व्हील यूजिंग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। यहाँ पर हमें आर गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर में कोई भी चीज़ गिवन हो फ़ौरन से उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया करो। 100 से डिवाइड किया, इट विल बी 0.2। बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, जो फोर्स लग रही है दैट इज़ 300 न्यूटन। फाइंड द टॉर्क, आपको टॉर्क फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन में आप हमेशा पहले फॉर्मूला लिखते हो, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ। आर की वैल्यू है 0.2 मल्टीप्लाई बाय एफ दैट इज़ 300 न्यूटन। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ज़ीरो को कैंसिल कर दो, 3 to the 6 एंड दिस विल बी 60 न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स जो है हम कहते हैं कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट जब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के इक्वल हो जाए और बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए तो उसे मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है कि एक तरह से ये देखिए एक रॉड से ना दो वेट अटैच हैं, इसको फिक्स किया गया है बीच में फुलक्रम से। अब ये जो है बीच में फिक्स्ड है, ठीक है। ये जो दो वेट इसके साथ अटैच्ड है ना, हमें इनको बैलेंस करना है। कह रहा है कि एक जो वेट है ना वो इस पॉइंट से जहाँ से ये अटैच है ना बिल्कुल फिक्स्ड हुआ है, यहाँ से जो पहला वाला वेट है वो 30 सेंटीमीटर दूर है, यानी आर जो है वो 30 सेंटीमीटर है, और वो वेट कितना है 20 न्यूटन। दूसरा जो वेट हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर दूर है इससे, ठीक है। डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि कितना वेट इसके अंदर होना चाहिए कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए चीज़। अब देखें वेट फाइंड आउट करना है, एक टॉर्क यहाँ अप्लाई होगा, एक टॉर्क यहाँ अप्लाई हो रहा है। हम कह रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होना चाहिए, तो हम दोनों को इक्वल रखेंगे। यहाँ का जो टॉर्क है वो इधर के इक्वल हो जाएगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ये कह रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये जो टॉर्क 1 है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 20 न्यूटन को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 सेंटीमीटर से, 30 सेंटीमीटर यानी 0.3, इट इज़ इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय वेट हमें गिवन नहीं है, वेट सेकंड फाइंड करना है। 0.3 विल बी मल्टीप्लाइड विद 20, ये कैंसिल हो जाएंगे 0 क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 3 to the 6 आंसर है। और ये है ही 0.2, वेट हमें दूसरा फाइंड आउट करना है, तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो वहीं रहेगी और उसके साथ वाली चीज़ दूसरी तरफ आ जाएगी। तो 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 6 से, पॉइंट को कैंसिल करके जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो हमने ऊपर लगा लिए, 2 1 the 2, ये हो जाएगा 3 to the 6, 30 न्यूटन। यानी अगर यहाँ पर 30 न्यूटन की फोर्स हो, 30 न्यूटन का वेट हो यहाँ पर, तो ओवरऑल टॉर्क जो है वो इस साइड टॉर्क के इक्वल आ जाएगा। तो राइट एंड लेफ्ट जब इक्वल हो जाएंगे तो ये चीज़ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, दिस इज़ नॉट मोमेंट ऑफ फोर्स, वो तो हम टॉर्क कहते हैं, दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब आते हैं सेंटर ऑफ मास पर। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी किसी बॉडी के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा पार्ट जहाँ से बाकी जो मास है वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि वो पॉइंट जो है ना उस पर पूरे ऑब्जेक्ट का मास कंसंट्रेटेड है। अगर उस पॉइंट को हम फिक्स्ड कर दें तो फिर बाकी की बॉडी जो है वो, बाकी का ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में इक्विलिब्रियम में रहेगा। उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे ये एक स्क्वायर बॉक्स है, इस बॉक्स का अगर जो सेंट्रल पॉइंट है इसको हम फिक्स्ड कर दें तो ये बॉडी गिरेगी नहीं, ये स्टेबल हो जाएगी। तो ये जो मिड पॉइंट है ना इसका, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। इसी तरीके से ये जो है इंडिपेंडेंट होता है ग्रेविटेशनल फील्ड के। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती ग्रेविटेशनल फील्ड के। बाकी वही कंसेप्ट है कि जहाँ पर वेट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल हो, उस पॉइंट को, उस डायरेक्शन को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ये पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ
ऑब्जेक्ट्स की गिवन है, ये शेप्स गिवन है, सामने लिखा हुआ है कि उनके कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पर उनका जो है कंसंट्रेट होता है। तो एक यूनिफॉर्म का मिड पॉइंट होता है, वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। स्क्वायर उसका इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल भी वही बात हो गई, मिड पॉइंट ही हो गया, क्योंकि आप इसका इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल करके देखें, दिस इज डायगोनल। हाँ, ये मैंने बहुत ही बुरा डायगोनल बना लिया, ऐसे नहीं बनता, बिल्कुल इक्वल इक्वल होता है। तो ये इसका जो मिड पॉइंट है ना, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब अगर होलो स्फेयर है तो उसके सेंटर पॉइंट पर होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के भी सेंटर पे। इस तरीके से ये जो शेप्स गिवन है आप इनके देख लें कि इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट इज कपल। कपल हम कहते हैं कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अप्लाई करो, याद रखें अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो एक जो है पैरेलल है तो दोनों ही एक ही मैग्नीट्यूड की होंगी, यानी अगर ये 6 न्यूटन की है तो दूसरी फोर्स भी 6 न्यूटन की ही होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ये जो दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं लेकिन एक ही लाइन में ना लगे, देखिए ये जो है वो इस लाइन में लग रही है, तो ये जो है वो इस लाइन में लग रही है, तो ऐसे हम कहते हैं। तो ये जो दो फोर्सेस एक ही लाइन में नहीं लग रही ना, इनको हम कपल कह रहे हैं। अगर ये एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन में लग रही होती है, यानी यहाँ से लग रही होती फोर्स, तो इसको हम कपल नहीं कह सकते क्योंकि ये एक ही लाइन पे एक्ट कर रही हैं। तो याद रखिए कि कपल के लिए क्या होना चाहिए कि दो फोर्सेस मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होना चाहिए, होनी पैरेलल चाहिए, लेकिन डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट हो, एंड दे शुड बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, यानी उन दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज वो कपल नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर कार का स्टीयरिंग होता है ना, ये भी एक कपल फोर्सेस होती है, एक इस साइड से फोर्स लग रही है तो दूसरी इस साइड से फोर्स लग रही है, अब इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस है, इक्वल फोर्स लग रही है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो सारी कंडीशन कपल की ही है। ओके, उसके बाद टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक बॉडी जब भी रेस्ट में हो या फिर एक ही स्पीड के साथ, यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हो, दैट मीन्स कि उस बॉडी के पास जीरो एक्सेलरेशन हो, तो उस बॉडी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अगर किसी टेबल पे बुक रखी हुई है वो भी इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई कार एक ही स्पीड से चल रही है यानी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, दैट इज़ ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम, यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो होनी चाहिए। अब जो है पोजीशन के हवाले से इसके दो टाइप्स होती हैं इक्विलिब्रियम की। अगर बॉडी रेस्ट में है तो हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी मूव कर रही है फिर भी इक्विलिब्रियम में है तो उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये नाम से ही पता चल रहा है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये जो दो कंडीशन है, अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स कि वो इक्विलिब्रियम में है। जैसे अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है, कोई बुक जो है वो रेस्ट में है, दिस इज़ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल। अब इस पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये बुक की अपनी जो रिजल्टेंट फोर्स है जो कि डाउनवर्ड है, और एक जो है टेबल की फोर्स है, ठीक है, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब इनका जो अगर हम सम करें तो सम इनका ज़ीरो हो जाता है। तो जितनी भी फोर्सेस इस पर अप्लाई हो रही हैं, अगर उनका सम जो है वो ज़ीरो आ रहा है, दैट मीन्स कि वो इक्विलिब्रियम में है। या फिर अगर कोई बॉडी रेस्ट में नहीं है, मूव कर रही है, जैसे इस पर जो है ये एक रॉड है, इस पर जो है दो फोर्सेस लग रही हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, लेकिन इक्वल फोर्सेस लग रही हैं। अब ये बॉडी मूव करेगी, ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन नहीं आ रही, एक ही स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो जो सम ऑफ टॉर्क उस पर अप्लाई होने वाला सम ऑफ टॉर्क है इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये हमने अभी न्यूमेरिकल की थी जिसमें हमने एक शीशा की तरह बना हुआ था, हमने दो वेट बैलेंस किए थे ना, तो इस पर हमने क्या किया था कि लेफ़्ट साइड के टॉर्क को इक्वल किया था राइट साइड के टॉर्क से, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि अगर सम ऑफ टॉर्क ज़ीरो हो जाए या फिर सम ऑफ फोर्स ज़ीरो हो जाए तो बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। फिर आता है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में 3 स्टेट्स पढ़ी जाती हैं, दैट इज़ स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम हम कहते हैं कि जब भी कोई बॉडी जो है is slightly displaced and then released, it turns to its previous position। यानी ये देखें, इस टेबल पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और इसको हम ऊपर की तरफ उठाते हैं। लेट मी शो यू डायग्राम।
इस डायग्राम को देखें कि ये बॉक्स रखा हुआ है टेबल पर। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएं, तो क्या होगा, इसको दोबारा उठाने के बाद अब हमने वो फोर्स रिलीज़ कर दी तो ये बॉक्स दोबारा अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा। सो इस जो इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अपनी पोजीशन में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज़ लोवर्ड। जब हम इसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इट इज़ एट द लोएस्ट पोजीशन। फिर आते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है कि व्हेन अ बॉडी स्लाइटली टिल्टेड डजंट रिटर्न बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। यानी अगर हम इस कोई ऑब्जेक्ट जो कि रखा हुआ था, अब अगर उसको उठाएं तो वो वापस अपनी पोजीशन पर ना आए। जैसे अगर देखें ये एक कोन शेप्ड ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको अपनी पोजीशन से हटाएं तो दोबारा ये अपनी इसी पोजीशन में नहीं आ सकता। दैट मीन्स इट इज़ इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम यानी बॉडी को आप डिस्प्लेस भी कर रहे हो तो भी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, तो उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी पहले की जो पोजीशन थी वही रही डिस्प्लेस करने के बाद भी। व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इन न्यू पोजीशन देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बॉडी को आपने डिस्प्लेस किया क्योंकि वो थी ही राउंड। अगर आप उसको डिस्प्लेस करके, ये एक राउंड ऑब्जेक्ट था, अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया यूँ, अब ये इस तरीके से हुआ डिस्प्लेस, तो पहले भी इक्विलिब्रियम में थी पोजीशन, बाद में भी इक्विलिब्रियम में है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी कोई इफेक्ट नहीं आया, देन इट इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज इज a pair of unlike parallel forces having different lines force produce a couple। ये हमने अभी कपल के डेफिनेशन में पढ़ा था कि दो अनलाइक फोर्सेज हों लेकिन डिफरेंट लाइन पे एक्ट कर रही हों तो उन्हें हम कपल कहते हैं। हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू एड डैश फोर्सेज। फोर्सेज जो है वो हेड टू टेल रूल से काफ़ी सारी फोर्सेज एड हो सकती हैं, एनी नंबर ऑफ पे टिक करेंगे। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी। हमसे वर्टिकल कंपोनेंट पूछा जा रहा है यानी एफ वाई पूछा जा रहा है, दैट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। फोर्स जो है वो 15 न्यूटन गिवन है, साइन 60 इज इक्वल्स टू 0.866। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 13 न्यूटन। 12.9 या 12.8 समथिंग आंसर आएगा। यहाँ पर हमें होल नंबर में 13 न्यूटन लिख लिया। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज़ जीरो एक्सेलरेशन। बॉडी जीरो एक्सेलरेशन में अपनी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइट टिल्ट ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बॉडी जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे लाई करेगी, और बॉडी जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इट विल बी ऑन द हाईएस्ट पोजीशन, सो रिमेन्स अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, सेवंथ एमसीक्यूज इज अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपनी ही हाइट पर रहेगी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा जब भी वो बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी। बंसन बर्नर इज मेड स्टेबल बाय। देखिए कोई भी चीज़ की स्टेबिलिटी की बात होती है ना तो हम उसका बेस एरिया बढ़ाते हैं। बेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा कि उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ज़्यादा लोअर हो जाती है। सो बंसन बर्नर इज मेड स्टेबल बाय इंक्रीजिंग इट्स बेस एरिया। अ टाइट रोप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पॉल। यानी अगर कोई रस्सी पे क्रॉस कर रहा होता है ना कोई, जैसे हमें दिखाते हैं मेले वगैरह में, खैर ये जब ये क्रॉस कर रहे होते हैं ना तो ये अपने हाथ में पोल रखते हैं, वो थोड़ा भारी होता है, तो अगर लॉन्ग पोल रख रहे हैं तो उससे क्या होगा, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाती है, फिर वो स्टेबल हो जाते हैं इस रोप पर। हम समझते हैं इनमें कोई जादू है। स्टेबिलिटी ऑफ अ रेसिंग कार इज इंक्रीज्ड बाय। रेसिंग कार की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाएगी, किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बढ़ाई जाएगी। ओके, हेयर दिस चैप्टर एंड्स, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आप और ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।